आज मेरा गला जो है तो साथ नहीं दे रहा है, इसलिए बस 1-1.25 घंटा बोलूँगा। आदरणीय दयानंद भाई साहब, प्रिंसिपल साहब, मुकुल भाई, हमारी दीदी विद्या दीदी, अध्यक्ष हैं आज की, सुरभि जो मुझे दादा कहती हैं, मेरी छोटी बहन है रघुई सिंह, और सभागार में उपस्थित विविधा जी। विविधा का भी सम्मान होना चाहिए था, क्योंकि उनके त्याग और समर्पण का सम्मान आवश्यक था। उन्होंने कम से कम इतनी छूट तो दी कि बलवंत शेर कह सकें। नहीं तो हमने अच्छे खासों को बर्तन मांजते देखा है। विविधा जी का बहुत कृतज्ञ हूं, इन्होंने मेरे भाई को ये आज़ादी फराहम की जो शेर कह सकें। मुझे मुख्य वक्ता बनाया, क्या फायदा? सारी मुख्य बातें खुद ही दोनों लोग बोल गए। हम बोले क्या, हमको यही नहीं समझ। मुख्य वक्ता मतलब अब ऐसी कोई चीज नहीं बची है जो मुख्य हो। कैसे शायरी शुरू हुई, कैसे यात्रा हुई, सुरभि ने इनसे कैसे शेर दिए, किस तरह से विविधा और सुरभि ने मिलकर के इनकी डायरी चुराई और वहाँ से निकाल के शेर दिए, पांडुलिपि बन गई। जो मुख्य बात ये थी, जो सुरभि ने यहाँ पे गाया है ना इनकी गज़लें, वो न तो सुरभि का मन था गाने का, न सुरभि के अंदर ये प्रतिभा थी गाने की, लेकिन सुरभि उन 20 पन्नों का बदला ले रही थी जो इन्होंने काटे थे। 20 पन्ने हमने काटे, उसका बदला लेंगे। मैं वहाँ पे लगा दो फिर बोली। खैर बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे डेट नहीं याद रहती है, मैं ये बताऊं, मैं बहुत दिन बाद अचानक एक कार्यक्रम सुनने के लिए संगीत नाटक अकेडमी के संत गाडगे ऑडिटोरियम में पहुंच गया। पता नहीं क्यों, आमतौर पर होता है कि पहुंच जाओ तो फिर लोग मंच पर बुलाने लगते हैं, फिर एक अजीब एम्बैरेसिंग पोजीशन वहां पर हो जाती है। तो हम गए और चुपचाप पीछे की तरफ बैठे थे। वहाँ बलवंत सिंह जी ने शेर पढ़े। यहाँ सृजन में पढ़ते रहे और यहाँ भी वाह वाह होती थी, तो यहाँ तो ये लगता है कि हमें वाह वाह करना मजबूरी है एक दूसरे की, ये ऐसा लगता है क्योंकि घरेलू वातावरण होता है। लेकिन वहाँ जब मैंने इनके अशार सुनी और जो पब्लिक से अप्लॉज आ रही थी, जो वाह वाह आ रही थी, जो वंस मोर आ रही थी, तो मेरी आंखें फटी रह गई। हमने कहा अरे बलवंत तो ये है। हम सृजन के छोटे से कमरे में बलवंत को आंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बलवंत तो बहुत बड़ा आकाश है जो इस ऑडिटोरियम में समा नहीं सकते, यहाँ पर नहीं। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बलवंत जी को याद है वहाँ जाना कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो घटना याद है। उस दिन हमने इनको अपने ज़हनो दिल में बसाना शुरू किया। यहाँ पर मैं जब आता हूँ सृजन में तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा सुन नहीं मिलता। मैं विज्ञप्ति बनाता हूँ, फिर कोई आ गया उससे मिलता हूँ, बहुत ध्यान से सुन नहीं पाता। लेकिन उस दिन जब हमने बलवंत जी को सुना तो मुझे लगा कि जो जदीद शायरी है, जो नए प्रतीकों और नए बिंबों के साथ जो शायरी की जाती है, वो शायरी बहुत सारे लोग इस समय कर रहे हैं, लेकिन उसे बहुत पुख्तगी के साथ, शेरियत के साथ, गज़लियत के साथ, तगज़्ज़ुल के साथ, फिक्र के साथ फन शामिल करके इन्होंने जो तैयारी, जो गज़ल कही है, वो सारी परफेक्ट है। इसलिए एक बार इनके सम्मान में हर चीज़ है। भले इन्होंने वो शेर क्या, मैं पूरा एग्जैक्टली तो नहीं याद है कि वो तो लगता है कि इश्क में मैंने PhD की है। सब लोग मुझसे पूछते हैं मोहब्बत क्या है। इस शेर को बहुत हल्के में युवा वर्ग ले लेता है, मिलियंस में इसकी चली जाती हैं वो लाइक्स और रीच, लेकिन इसके भीतर का छिपा हुआ जो शायरी का तत्व है वो समझने की बात। ऐसा कि मैंने PhD की है, लोग पूछते हैं मोहब्बत क्या है,
इसमें इन्होंने बहुत बड़ा तंज भी किया है। ऐसा नहीं, इनको नहीं पता है कि इन्होंने किया, क्योंकि नक्काद खुद नहीं हो सकता शायर। शायर अपनी नक्कादी कर ही नहीं सकता। नक्कादी मतलब आलोचना, अपनी आलोचना कर ही नहीं सकता, दूसरे ही करेंगे। इसमें इन्होंने बड़ा तंज किया है कि ऐसे लोगों से चीजें पूछी जा रही हैं जिनको उसका ज्ञान ही नहीं है। इम्परफेक्ट लोग, नीम हकीम जो है वो इलाज कर रहे हैं। इस शेर ने तो ये कहा है, आपने पता नहीं क्या कहेंगे सोच के कहा होगा, आपने 20-21 साल के लड़कों के लिए सोच के कहा होगा, लेकिन ये इतना गहरा शेर था कि मेरे ज़हनो दिल पे काबिज हो गया, चस्पा हो गया पूरी तरह से। अगर किसी व्यक्ति को समझना, मैंने इनकी किताब में खुद कह करके सुरभि से हमने कहा हम लिखेंगे, और मैंने खुद इनकी किताब में एक पन्ना लिखा है। मुझे लगता है कि वो जो पन्ना मैंने लिखा है वो मेरे असली उद्गार इनके लिए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर से बोल के ना, मैं उसी पन्ने को आपके सामने हाजिर करना चाहता हूँ। मैंने लिखा है कि शायर का मिजाज जो है वो उड़ते हुए बादल जैसा होता है। शायर का मिजाज जो है वो उड़ते हुए बादल जैसा होता है। मैं बहुत कम समय में ये अपना छोटा सा आलेख पढ़ देता हूँ, इसी को आप मुख्य वक्तव्य मान लीजिएगा। गले में खराश बहुत ज़्यादा है, कभी भी खांसी आ सकती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत संभाले हुए बोल रहा हूँ। किसी शेर का भाव समझना हो तो उसके 2 मिसरे पढ़ने पड़ते हैं। किसी शेर का भाव अगर समझना हो तो उसके 2 मिसरे पढ़ने पड़ते हैं। किसी गज़ल का रुख देखना हो तो उसके सारे अशार पढ़ने पड़ते हैं। और अगर किसी शायर को समझना हो तो उसका संपूर्ण साहित्य पढ़ना होता है, उसकी एक एक गज़ल पढ़नी पड़ती है, उसके एक एक शेर से गुजरना पड़ता है, उसके एक एक मिसरे को महसूस करना होता है, तब कहीं जाकर हम शायर की अंदाज बयानी समझ पाते हैं। और अगर किसी शायर का पूरा मिजाज समझना हो तो उसके निकट जाना पड़ता है, उसके लबो लहजे को परखना पड़ता है, उसकी विचारधारा को जानना पड़ता है, उसके जीने के अंदाज को समझना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम किसी शायर का मिजाज थोड़ा बहुत आंक पाते हैं, क्योंकि शायर का मिजाज घूमते बादलों की तरह बदलता रहता है। इसलिए पुख्ता अंदाजा लगाना लगभग असंभव है कि किसी शायर का मिजाज कैसा है। उसके बदलते मिजाज उसकी शायरी में नजर आते हैं। जिस तरह आसमान पर अनेक प्रकार के बादल आकर तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं और फिर बदल जाते हैं, ठीक इसी तरह किसी शायर का मिजाज होता है जो किसी भी भावभूमि में करवट ले लेता है और अपना रूप बदल लेता है। बलवंत सिंह ऐसे ही शायर हैं जिनको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह आम आदमी से बात शुरू करके अपनी बात को तसव्वुफ की गहराई तक ले जाते हैं, यानी अध्यात्म तसव्वुफ की गहराई तक ले जाते हैं। उनके अशार उड़ान भरकर आसमानी फिजा में धनक बन जाते हैं। शेर कई जावियों में अलग अलग रंगों बू देता हुआ महसूस होता है। ऐसे में डॉक्टर सुरभि सिंह ने एक बड़ा काम करने की कोशिश की है कि शायर बलवंत के मिजाज को पढ़कर उसे साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाए। ये बड़ा ही दुष्कर और दुरूह कार्य उठाया उन्होंने, लेकिन मैं डॉक्टर सुरभि सिंह के दृढ़ निश्चय को भी जानता हूँ। वो अपने निश्चय पर अटल होकर काम शुरू कर देती हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि दिन भर बच्चों को पढ़ाने वाली सुरभि एक ऐसे बड़े शायर के मिजाज को परखने चली है जिसको शायर खुद ही नहीं परख पाया। बलवंत खुद ही अपने मिजाज को नहीं परख पाए क्योंकि शायर है, इसलिए अपने मिजाज को खुद परख भी नहीं पाएंगे कभी, भले उसकी कुछ भी परिभाषाएं वो देते रहे। अगर बलवंत सच्चे और अच्छे शायर हैं तो उनका मिजाज मौसम की तरह बदलता रहेगा, और जो चीज मौसम की तरह बदलती है उसकी स्थायी पहचान कुछ नहीं होती, लेकिन उसका विश्लेषण बहुत अच्छा होता है। जिस प्रकार मौसम विज्ञान विभाग आने वाले मौसम, होने वाली बरसात, चलने वाली आंधी सबका अनुमान लगाकर लगभग निश्चित निर्णय पर पहुंचता है, उसी प्रकार इस पुस्तक में डॉक्टर सुरभि सिंह बलवंत सिंह के मिजाज के मौसम को परखने में लगभग आसपास पहुंच गए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मिजाज को रखने वाली पुस्तक में सुरभि ने भी अच्छे ढंग से बलवंत सिंह के मिजाज का चित्रण किया है। वह बलवंत के पाठकों को रुचिकर लगेगा। उर्दू के वरिष्ठ नक्कादों को बलवंत की शायरी पर तज़किरा करने में सहयोग प्रदान करेगी ये पुस्तक। मैंने स्वयं बलवंत जी को अनेक बार सुना और कई बार पढ़ा भी है। उनका हर शेर अलग अंदाज़े बयां रखता है। मैं बधाई देता हूं सुरभि को, जिन्होंने खुद के विवेक और समीक्षा तत्व को
एक बड़ी लेबोरेटरी बनाया जिसमें बलवंत की शायरी की परीक्षा करने की एक सफल कोशिश की है। ये पुस्तक न सिर्फ उर्दू तबके में बल्कि देवनागरी के क्षेत्र में भी लोकप्रिय होगी। यह पुस्तक जिस भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर सुरभि सिंह ने किया है वह भाषा सरल और संचारी भी है। एक बार पुनः मैं डॉक्टर सुरभि सिंह को इस बड़े काम के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही बलवंत जी को भी साधुवाद देता हूँ कि कम उम्र में ही इनके भीतर के शायर के मिजाज पर एक पूरी पुस्तक आ चुकी है। दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर यह होता है कि जो शायर है वो इस तरह से बात करता है जैसे बलवंत जी ने की, लेकिन हम सबकी भी हार्दिक इच्छा है कि बलवंत ने एक उस रास्ते पर कदम रखा हुआ है जिस पर आगे बढ़े। इस बात पर जब मैं कंप्लीट करूं तो आप सहमति में तालियां बजाइएगा। उस कदम पर इन्होंने उस रास्ते पर अपना कदम इन्होंने रखा है जिस रास्ते को बहुत मजबूत हमारे कृष्ण बिहारी नूर साहब बना करके गए। ये नूर साहब के कदम पर है। इनकी शायरी में दर्शन भी है, इनकी शायरी में इश्क मजाजी भी है और इश्क हकीकी भी है। यानी इनकी शायरी में मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं कम दर्जे में आका जाए। प्रोफेसर है, वो उनकी गरिमा है, वो उनका गुरुत्व है। उसी वजह से जो भी शायरी इन्होंने की, भले वो सुनने में लग रही है कि हल्की शायरी, लेकिन वो हल्की नहीं है, वो हल्की फुल्की शायरी है। हल्की फुल्की शायरी है लेकिन अंदर बहुत गहरी बातें हैं। मैं बलवंत जी को बहुत बधाई देता हूँ और शीघ्र उनकी किताबों की प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।